तो चलिए बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि 4 अक्टूबर के बाद क्या बदला। जो बोल्शेविक थे वो निजी संपत्ति के व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे और उन्होंने ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण नवंबर 1917 में ही कर दिया था। उसके बाद जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था और किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई थी। शहरों में बोल्शेविकों के ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर बाकी जितनी भी उनकी बड़े जमीन थी उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और बेरोजगार और बेघर लोग और जो आत्मनिर्भर नहीं थे उन लोगों को वो छोटे छोटे टुकड़े बांट दिए ताकि उन लोगों के पास भी जमीन रहे रहने के लिए। उसके अलावा इन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई। मतलब अभिजात्य वर्ग वो था जो एरिस्टोक्रेसी थी, मतलब जो उस टाइम पे पावर पे थी, जो राजा के जो जमींदार थे और उनकी जो पदवियां थी, मतलब जैसे उनके प्रिंस प्रिंसेस जो उनके टाइटल्स थे उस पर भी उन्होंने रोक लगा दी गई। और उसके अलावा इन्होंने ये किया कि परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों को की वर्दियां बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया था। मतलब जो एक उन्होंने परिधान प्रतियोगिता वो की थी और उसमें जो जीता था उससे सोवियत टोपी बना दी गई थी। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। फिर नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाई। जो चुनाव हुए थे 1917 में उसमें जो बोल्शेविक पार्टी थी उन्हें बहुमत नहीं मिल पाई और इस वजह से जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। तो जब इन लोगों को बहुमत नहीं मिली तो जो असेंबली थी उन्होंने जो प्रस्ताव रखे गए थे बोल्शेविकों के द्वारा उनको खारिज कर दिया और इसी वजह से लेनिन ने इस असेंबली को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जो असेंबली अनिश्चित सिचुएशंस में बनी है वो कभी भी सही नहीं हो सकती और ये बोल्शेविक सोवियत यूनियन जो है वो ज्यादा लोकतांत्रिक है उस समय के लिए। उसके बाद आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी बन गई। उसके बाद जो रूस में जितने भी चुनाव हुए तो यही पार्टी थी जो सिर्फ एक वही पार्टी रह गई थी जो चुनाव में हिस्सा लेती थी, बाकी सारी पार्टियां खारिज हो चुकी थी। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया, मतलब वहां पे केवल एक पार्टी थी, एक दलीय राज्य बन गया। उसके अलावा ट्रेड यूनियन पर पार्टी का नियंत्रण रहता था, तो जितने भी ट्रेड यूनियंस थे उस पर पार्टी ने अपना नियंत्रण लगा दिया था। और गुप्तचर पुलिस चेका और बाद में उनका जो पहले नाम था वो चेका था और उसके बाद उनका नाम ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया था। वो जितने भी जो भी लोग बोल्शेविकों के खिलाफ बोलते थे वो उनको काफी ज्यादा पनिश करते थे, उनको दंड दिया जाता था ये पुलिस के द्वारा। और ऐसे बहुत सारे और भी चेंजेस हुए थे जब बोल्शेविक पार्टी इसमें आ गई थी, पावर में आ गई थी और एक दलीय राज्य बन गया था रूस। फिर अक्टूबर 1917 के बाद एक कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों को पार्टी से मुंह भी उठने लगा। तो ये वजह थी बहुत सारे जो कारीगर थे या जो कलाकार थे उनका ये पार्टी से मुंह इसीलिए उठने लगा बिकॉज जो ये पार्टी थी वहां सेंसरशिप लगा की थी। तो अब ये सेंसरशिप क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो गवर्नमेंट आपके कुछ भी लिखने पे या छापने पे या बोलने पे अगर रोक टोक लगाती है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। मतलब आप उस गवर्नमेंट या सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते और आप क्या बोलते हैं और क्या लिखते हैं वो भी सरकार ही डिसाइड करती है। तो ये जो सब थे ये आपके जब 4 अक्टूबर के बाद जो जो बदला वो सारे आपके चेंजेस थे, वो सारे बदलाव मैंने अभी आपको बताए, यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे। फिर अब आ जाते हैं गृह युद्ध पे। गृह युद्ध यानी सिविल वॉर। सिविल वॉर यानी जब पार्टी के अंदर ही देश के अंदर ही लोगों की आपस में लड़ाइयां चलती रहती है उसको हम सिविल वॉर कहते हैं। तो अब ये गृह युद्ध में क्या हुआ चलिए देखते हैं। जब बोल्शेविकों ने जमीन का पूर्ण वितरण किया
आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। मतलब जब बोल्शेविकों ने बोला कि अब फिर से वितरण होने वाला है ज़मीन का, तो ये जो रूसी सेना थी वो टूटने लगी। इसकी वजह ये थी कि जो रूसी सेना में बहुत से लोग थे वो फार्मर्स थे, मतलब वो कृषक थे, किसान थे, और वो चाहते थे कि जब ये वितरण फिर से हो रहा हो तो वो अपने-अपने गाँव में रहे, उन लोगों के साथ रहे। तो इस वजह से वो सेना छोड़-छोड़ के जाने लगे। फिर उसके बाद गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। तो जो ये राष्ट्रवादी थे, इस समय जो बोल्शेविक थे उनको बोला जाता था रेड्स। मतलब उनका जो कलर था वो रेड था, जो लाल रंग रहता है। फिर उसके बाद जो इनकी टुकड़ियां थी, अभी आपने जो जैसे देखा कि उदारवादियों वगैरह ने अपनी टुकड़ियां ले आई, तो जो उनकी टुकड़ियां थी उसका जो कलर था ग्रीन। तो उनको बोला जाता था ग्रीन्स, हरा। फिर और जो जार के समर्थक थे वो थे वाइट्स, यानी सफेद रंग जो रहते हैं, ये सब जितने थे वो थे जार के समर्थक। फिर इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। मतलब जब आपस में ये देश में सब लड़ रहे थे, उस वजह से जो समस्याएं थी, भुखमरी मतलब खाने का उत्पादन नहीं हो रहा था, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। उसके बाद डकैती हो रही थी, लूट हो रही थी वहां पे, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और जो वाइट्स थे, वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती जो निजी संपत्ति के जो मालिक थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने के वाले किसानों के खिलाफ काफी ज्यादा सख्त रवैया अपनाया। मतलब उन्होंने उनको बहुत ज्यादा दंड दिया और वो उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं किए। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। और ये सब चीजें जब की, जो वाइट्स थे उन्होंने जब ये सब चीजें की, तो इस वजह से जो लोग थे वो गैर बोल्शेविकों के खिलाफ बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि उनको अब समझ में आ रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि जो बोल्शेविक है वो हमारे लिए लड़ रहे हैं और ये जो लोग हैं ये हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों का मदद से यह कामयाबी मिली थी। मतलब 1920 तक बोल्शेविक ये गृह युद्ध जीत चुके थे और उनको सबसे ज्यादा मदद जो मिली थी वो दूसरे राज्य से मिली थी। और जो जादिदी थे, जो हमने देखा कि इस्लाम को, जो मुस्लिम जो थे वहां, जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग थे, उनसे मिला था। फिर मध्य एशिया स्थित खोवा में बोल्शेविक उपनिवेशिकों के समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। मतलब जो मध्य एशिया में जो बोल्शेविक थे उन्होंने बहुत सारे लोगों का कत्लेआम किया। इस वजह से जो लोग थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये बोल्शेविक पार्टी चाह क्या रही है। तो इसी को कम करने के लिए, आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए, ज्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। मतलब जो ये वाले मध्य एशिया में जितने भी देश थे और बाकी जो भी देश थे जिन्होंने ये सोवियत यूनियन जो था वो ज्वाइन किया था, उनको इन्होंने थोड़ी सी स्वायत्तता दे दी। मतलब ऑटोनॉमी जिसको बोलते हैं, इसका ये मतलब है कि ये लोग वहां पे अपने हिसाब से रूल कर सकते थे, अपने हिसाब से ये लोग देश चला सकते थे। पर ये कोई बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं दी गई थी, ये बहुत छोटे पैमाने पे दी गई थी। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां, जैसे घुमंतुवाद को रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का
विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। मतलब इन लोगों ने भले ही थोड़ा-सा स्वायत्त वो दे दिया था कि ठीक है आप अपना काम करिए, पर दिक्कत ये थी कि फिर भी बहुत सारी रोक-टोक थी सोवियत संघ के द्वारा इन कंट्रीज़ पे, जिसमें से एक था जो घुमंतुवाद है, उस पे रोक थी। घुमंतुवाद मतलब जो नोमैड्स रहते हैं, जो लोग घूम-घूम के एक जगह ना टिक के घूम-घूम के अपना काम करते हैं और अपना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ-कुछ अपने जानवर और पशु को लेके घूमते हैं और चरते हैं वहाँ पे, और वही जो पशु रहते हैं वो अपने उनको खाना-वाना देते हैं। उसी टाइप से जो लोग रहते हैं, उस पर उन लोगों ने रोक लगा दी थी कि सब स्थानीय रूप से ही काम करें, इस तरीके से। इस वजह से जो इनका ये प्रयास था कि स्वायत्त दे के इन लोगों का सपोर्ट ले लें, वो बहुत छोटे स्तर पर ही सफल हो पाया, नहीं तो वो उतना सफल नहीं था।